सिस्टम इज डिवाइस महलवाड़ी। जो नया सिस्टम जो आया उसका नाम क्या था बच्चों? महलवाड़ी। 19th सेंचुरी में एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया जिसे इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंग्लिश मैन हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था बच्चों? ये 1822 में किया था। इसका नाम क्या था? महलवाड़ी सेटलमेंट। इसमें क्या था बच्चों? जो रेवेन्यू सेटलमेंट है वो क्या किया? पूरे गांव के लिए किया गया। और जो गांव को उस समय क्या कहा जाता, नॉर्थ इंडिया में गांव को यूनिट कहा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? महल। और इस सेटलमेंट में जो एक लीडर होता था उसे क्या बना दिया गया? तालुकदार। ठीक है, वो कौन होता था? अक्सर हेडमैन ऑफ द विलेज होता था। वही क्या करता था? रेवेन्यू कलेक्ट करता था पीजेंट से और किस में जमा करता था? जो ब्रिटिश खजाना है उसमें वो जमा करता था। ठीक है, नेक्स्ट है मुनरो सिस्टम। ये मुनरो सिस्टम कब कहाँ लॉन्च किया गया था बच्चों? ये साउथ में लॉन्च किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? साउथ में। और इसे क्या नाम दिया गया? रैयतवार या रैयतवारी भी इसे कहा गया। ठीक है, रैयतवारी सिस्टम में क्या होता था बच्चों कि ये किसने लिया था? किसके दिमाग में ये आइडिया आया था? सबसे पहले आया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के माइंड में ये आइडिया आया था। और ये आइडिया किसने डेवलप किया था? थॉमस मुनरो ने डेवलप किया था। इसे मुनरो सिस्टम भी कहते हैं और इसका एक नाम क्या है? रैयतवार या रैयतवारी भी है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? ब्रिटिश टेरिटरी में हुआ था। ये इम्प्लीमेंट किया गया था जो कि साउथ में थी। इसमें क्या था? जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो क्या करते थे? डायरेक्टली कलेक्ट करते थे रेवेन्यू किससे? पीजेंट से। ठीक है, और जो पीजेंट्स से इकट्ठा करके वो किस में जमा करते थे? अपने खजाने में जमा करते थे। अब जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो काम ऑफिशियल्स करते थे वो क्या करते थे? उनसे जो पीजेंट्स है उनसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और जो पीजेंट्स है वो उस मांग को या पे करने में, जो रेवेन्यू उतना पे करने में क्या होते थे? अनेबल होते थे। और उससे क्या होता था कि बहुत सारे जो रीजन्स हैं उसमें किसान या पीजेंट्स क्या चले गए थे? छोड़ कर वो जगह दूसरी जगह चले गए थे। ठीक है, अब क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ नया सिस्टम करना शुरू कर दिया जिसमें कि क्या था कि क्रॉप्स उगाते थे किसान यहाँ के। किसके लिए उगाते थे? यूरोपियन डिमांड के लिए। ठीक है, अब बाय द लेट 18th सेंचुरी, देखिए 18th सेंचुरी के जो लास्ट में जो कंपनी है उसने क्या करना शुरू कर दिया? जो कल्टीवेशन है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। किस किस चीज़ में बढ़ाना शुरू कर दिया? कौन कौन सी चीज़ों को बढ़ाया? एक तो अफीम और एक इंडिगो। इस को ज़्यादा कल्टीवेट करने के लिए लोगों को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने इसके अलावा क्या किया? और क्या क्या कल्टीवेट करा है कल्टीवेटर से? उन्होंने क्या क्या चीज़ करा है? टी, शुगर केन, वीट, कॉटन और राइस। इंडिया के अलग अलग पार्ट में इन चीज़ों को जो कल्टीवेट करने के लिए जो पीजेंट्स थे उन्हें क्या किया? प्रेशराइज किया। इंडियन इंडिगो। अब जो बात करते हैं इंडिगो की, इंडिगो क्या होता है? ये है बेटा एक रिच ब्लू कलर होता है, उसे क्या कहा जाता है? इंडिगो कहा जाता है। ये ब्लू डाइंग में यूज होता है। मॉरिस प्रिंट की एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन इंडिगो से प्रिंट किया हुआ क्लोथ और एक वुड नामक जो डाइज है जो कि यूरोपियन कंट्रीज में उगाया जाता था प्लांट, उससे डाई किया हुआ क्लोथ में कितना डिफरेंस है। ठीक है, 19th सेंचुरी में इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर था किसका? इंडिगो का। कब? कौन सी सेंचुरी में बच्चों? 19th सेंचुरी में। अब अगर हम इससे पीछे वाली सेंचुरीज की अगर बात करें तो 13th सेंचुरी में जो एक क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है इटली में या फ्रांस में या ब्रिटेन में, ये सब क्या करते थे? कपड़े को डाई करने का काम करते थे। और जो इंडिगो है वो एक कैसा था? गहरा नीला रंग देते था। ठीक है, और इसके बजाय वहाँ यूरोपियन कंट्रीज में पैदा होने वाला क्या? एक ऐसा प्लांट जिसका नाम क्या था? वुड। वो कैसा कलर देता था? पेल और डल कलर देता था। ठीक है, तो वो लोग किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे? ब्राइट ब्लू कलर को प्रेफरेंस देते थे, इसलिए वहाँ डिमांड किसकी ज़्यादा थी? इंडियन इंडिगो की। और जो इंडियन इंडिगो है वो क्या था? बहुत कम मात्रा में वहाँ पहुँचता था। और कम मात्रा में पहुँचने के कारण जो यूरोपियन मार्केट है उसमें उसका प्राइस कैसा था? बहुत ज़्यादा हाई था। और जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर थे वो क्या करते थे? उनकी डिमांड क्या थी? वो किस पर डिपेंडेंट थे ज़्यादा? पहले वुड पर थे वॉयलेट कलर बनाने के लिए एंड ब्लू डाइज। तो इसलिए उन्होंने किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया? ब्लू डाइज के लिए। वुड प्रोड्यूसर्स इन यूरोप प्रेशराइज। तो अपनी जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज के जो क्लॉथ प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने क्या किया कि अपनी कंट्री की गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। किसके लिए? इंडिगो
इंडिगो को इंपोर्ट करने के लिए, कहाँ से इंपोर्ट करने के लिए? इंडिया से, ठीक है। और इसके बाद जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटेन ने उसके ऊपर क्या किया, एकाधिकार किया। अब उसके देखते हैं ना, ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, ब्रिटेन कैसे इंडिया की तरफ टर्न हो गया इंडिगो के लिए, ठीक है। द कंपनी इन इंडिया एक्सपेंडेड द एरिया अंडर द इंडिगो कल्टीवेशन। जो कंपनी है उसने इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन का जो एरिया है वो एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया कि वो कल्टीवेशन किसका ज़्यादा करे, इंडिगो का करे, टू मीट द डिमांड फॉर इंडिगो यूरोप इंडिगो, कि जो यूरोप में इंडिगो की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए इंडिया में जो इंडिगो की कल्टीवेशन है उसको बढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया। मोस्टली कहाँ बढ़ाया बच्चों? ये बंगाल में बढ़ाया, ठीक है। ये डाटा के अकॉर्डिंग आप बताते हैं कि 1810 में 95% इंडिगो कहाँ होता था, इंपोर्ट होता था, कहाँ पर? ब्रिटेन में। कहाँ से? इंडिया से, ठीक है। और एज द इंडिगो ट्रेडर, जो जैसे जैसे इंडिगो का जो ट्रेड है वो बढ़ा, वैसे वैसे जो कमर्शियल एजेंट्स हैं और जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उन लोगों ने इसमें क्या करना शुरू कर दिया, इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे स्कॉटमैन और इंग्लिशमैन वो यहाँ इंडिया में आए और यहाँ पर इंडिया में आके वो क्या बन गए, इंडिगो प्लांटर्स के रूप में एस्टेब्लिश होना शुरू हो गए। अब जो बात करते हैं इंडिगो और वुड्स के डिफरेंसेस की। इंडिगो एक प्लांट है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, रिच ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, जो कि डाइंग में यूज होता है, ठीक है, गहरा नीला रंग, है ना। और वुड क्या है? वुड भी एक प्लांट है जो प्रोड्यूस करता है वायलेट कलर और ब्लू कलर। ब्लू कौन सा कलर बचाइए? डल कलर है, ठीक है। और ये दोनों किस में यूज होते हैं? दोनों डाइंग में यूज होते हैं।